विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर जिसने यूपी के कई पुलिस वालों को मार गिराया, अभी उसका खुद का हो गया एनकाउंटर। इसी पे बेस्ड आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल, क्राइम एज पनिशमेंट। इस एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं मैं बिगिनर लेवल से आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है इस क्लास में आपको बताता हूं। तो कोशिश करेंगे आप नोट्स बनाने की। जगह जगह मैं आपसे ग्रामर रूल्स डिस्कस करता हूं, जगह जगह नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं सेंटेंसेस में से, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एक लाइक दें, नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना। जिस क्लास में आप यहाँ पहुंचे हो ना, आई होप एंड एक्सपेक्ट वो आपकी यहाँ करके होती है पूरी इंग्लिश को कैसे बिगिनर लेवल से सीखा जाए। इस एडिटोरियल की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप इसको ज्वाइन करके सुबह में जान सकते हैं कि शाम में कौन सा एडिटोरियल हम करने वाले हैं ना, तो एडवांस में आपको मालूम भी चल जाएगा इस चैनल से। चलिए, क्राइम एज पनिशमेंट। करे पनिशमेंट जो है सजा एक क्राइम की तरह। आपने किसी को सजा दी किसी काम को करने के लिए, और उस सजा देने का आपका अंदाज इस तरह का था कि आपने खुद ने भी एक क्राइम कर डाला। समझ गए ना। अब देखते हैं किसने सजा किसको दी और कैसे क्राइम को किया। कह रहे द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ। कह रहे जो स्टेट है ना, जो ये राज्य है यूपी नाम का, अभी आगे आएगा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो कह रहे यूपी को होना ही चाहिए टफ, मस्ट गेट टफ। ये गेट को हम भी देखेंगे। मस्ट मतलब चाहिए चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? बहुत ही टफ होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए क्राइम के ऊपर, अपराध के ऊपर। लेकिन जो पुलिस है ना, उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए लॉ को ब्रेक करने की, कानून को अपने हाथ में लेने की। समझ गए सेंटेंस को। क्राइम को कंट्रोल करना जरूरी है, उसके साथ सख्ती जरूरी है, लेकिन पुलिस जो है लॉ को अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब पकड़े मेरे साथ। मैंने सारे के सारे एडिटोरियल के सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग कलर दे दिया है। ग्रीन में क्या है? सब्जेक्ट। पिंक में क्या है? वर्ब। अच्छा, येलो में क्या है? कुछ भी नहीं, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इसमें वो खास वर्ड्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं। ये कुछ भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं ना, येलो के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ेंगे तो सेंटेंस आपके लिए सारे के सारे इजी होंगे। जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट था स्टेट, वर्ब थी इसकी मस्ट गेट, फिर हमारा सब्जेक्ट दूसरा था द पुलिस, इसकी वर्ब थी शुड नॉट बी अलाउड। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को हर रोज मेरे साथ करें। 10 दिन में आप अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव पाएंगे जितना आपने 6-8 महीनों में भी नहीं देखा होगा, है ना। चलो, अब इस सेंटेंस में देखने वाला ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है। फटाफट देखें। देखो ये GET गेट है ना, ये क्या है? वो अपने कहते हैं ना यार, तुम जितना जमीन के ऊपर हो उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे हो। ये 3 अक्षर का जो वर्ड है ना गेट, इसके आप काम सुन लोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे इसको टैकल करना है। ये 10 तरह के काम करता है। गेट नाम की वर्ब 10 तरह के काम करती है। अक्सर जो कई ऐसे काम है जो आपको जिनके बारे में पता नहीं, तो आप इसको देख करके कंफ्यूज भी होते हो। तो अपने आज यही देखने वाले हैं, ये 10 तरह के काम ये कैसे करती है। सबसे पहले इसके तीनों फॉर्म्स देख लें। गेट, गॉट, गॉट। देखना इसके लास्ट में आपको कई नई चीजें मालूम चलेंगी। ये वाला जो भी आप कॉन्सेप्ट मेरे साथ कर रहे हो ना, ध्यान से देखना इसको। गेट, गॉट, गॉट। गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, लेकिन गेट को जब एडजेक्टिव की तरह यूज करना होता है तो गॉटन यूज करते हैं। समझ गए मेरी बात को। गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, लेकिन गेट को जब पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो, एडजेक्टिव बनाना हो, तो हम गॉट नहीं लिखते, हम लिखते हैं गॉटन, है ना। चलो, अब देखो क्या क्या काम करता है। फटाफट मैं इनके काम बता देता हूँ, फिर सेंटेंसेस के अंदर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। गेट मतलब आपको मालूम है किसी चीज को पाना, किसी चीज को अचीव करना। जैसे आई गेट एन ईमेल, यहाँ पे गॉट कर देता हूँ। आई गॉट एन ईमेल, मैंने एक ईमेल को पाया। आई गॉट एन ईमेल। ही हैज गॉट अ न्यू जॉब, उसने एक नई नौकरी पा ली है। आई हैव गॉट अ कोल्ड, मैंने एक कोल्ड को पा लिया है। मैं एक जुकाम को भी जो है ना उससे सफ़र कर रहा हूँ। तो किसी बीमारी को पा लें या किसी भी चीज़ को ऑब्टेन कर लें, अचीव कर लें, आप उसके लिए गेट नाम के जो वर्ब को यूज़ करते हैं। देखो बीमारी के लिए भी आप गेट यूज़ करते हैं। ही गॉट टाइफॉइड, आई गॉट अ कोल्ड, शी गॉट कोरोना, है ना। इससे भी आप बता देते हैं कौन सी बीमारी इस इंसान को हो गई है। अच्छा भाई, दूसरा काम क्या है? किसी चीज़ को ब्रिंग करना, लेकर के आना। कैन यू गेट मी एन ईमेल, या ईमेल मैंने गलत लिख दिया, वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर।
कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ गेट का मतलब क्या है, ब्रिंग। क्या तुम मुझे एक पानी गिलास का एक पानी ला करके दे सकते हो। तो एक्चुअल में ब्रिंग नाम की वर्ब का सिनोनिमस हो गया यहाँ पे गेट नाम की वर्ब। इस तरीके से भी इसको यूज किया जाता है ना। तो गेट का मतलब क्या है, किसी चीज को ला करके देना। अच्छा, तीसरा काम क्या है, गेट का काम होता है बिकम, बन जाना, है ना। जब आप बिकम नाम की वर्ब को यूज कर रहे हो ना, तब भी आप इसकी जगह पे गेट को लगा सकते हो। द मूवी गेट्स बोरिंग आफ्टर इंटरवल। ये मूवी बोरिंग हो जाती है इंटरवल के बाद। तो मैं यहाँ यूं भी लिख सकता था, द मूवी बिकम्स बोरिंग आफ्टर इंटरवल। पर गेट जो है ब्रिंग नाम की वर्ब का भी सिनोनिम है और बिकम नाम की वर्ब का भी सिनोनिम है। शी इज गेटिंग एक्साइटेड, दे आर गेटिंग एंग्री, है ना। बिकमिंग के लिए हम गेट जो है यूज करते हैं। बिकम और गेट सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। तो अभी तक आपने मेरे साथ 3 काम देखे, ब्रिंग करना, बिकम करना और किसी चीज को पाना, गेट का। अब देखो इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड यूजेस को हम देखते हैं। कैसे, जैसे कि कॉजेटिव वर्ब। गेट के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, गेट के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो आपका मतलब होगा इस काम को मैं करवा रहा हूं, इस काम को मैं करवा रहा हूं। आई गॉट द वर्क फिनिश्ड, मैंने काम पूरा करवा लिया, है ना। किसके द्वारा करवाया, यहां बाय लिख करके बता सकते हो, बाय देम। आई गॉट द वर्क फिनिश्ड बाय देम। फिनिश यहाँ पे V2 है, गेट के बाद में आ रही है। किस चीज को करवाया उस चीज का नाम लिख दो, उसके बाद V2 लगा दो। पॉजिटिव वर्ब, किसी काम को कराना। दे गॉट अस अरेस्टेड, यहां लिख देता हूं, दे गॉट अस अरेस्टेड, दे गॉट अस अरेस्टेड, है ना। क्या हो रहा है, V2 आ रही है, अरेस्टेड किसके बाद आ रही है, गॉट के बाद आ रही है। किसका मतलब क्या है, उन्होंने हमें गिरफ्तार करवा दिया, दे गॉट अरेस्टेड। तो इसका पॉजिटिव यूज भी होता है अगर इसके साथ में V2 यूज कर दें, किसी काम को आप करवा दें, किसी से ना करवा दें। अच्छा, अब देखना 5वां इसका यूज क्या है, परसुएड करना, किसी को किसी काम के लिए मनाना। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर गेट के बाद में कोई पर्सन आ रहा हो, आप उसके बाद में टू इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो। आपने उस पर्सन को उस काम के लिए मना लिया है ना। जैसे आई कुड नॉट गेट हर टू टॉक, मैं उसको बात करने के लिए मना नहीं सका। आई कुड नॉट गेट हर टू टॉक। अब इसको लिखने का एक और अंदाज था, आई कुड नॉट गेट हर टॉकिंग। तो मतलब टू टॉक और टॉकिंग, जीरंड और टू इन्फिनिटिव दोनों ही अगर गेट के बाद में आ जाएं, इसका मतलब होगा किसी को किसी काम के लिए मना लेना। मैंने उसको मना लिया बात करने के लिए। आई कुड नॉट, मैं उसको नहीं मना पाया, आई कुड नॉट गेट हर टू टॉक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब भी आ सकती थी। ये वाला जो काम है ना, इसका परसुएड करने का काम, ये एक्चुअल में मेक वाली पॉजिटिव वर्ब भी बिल्कुल इसी तरीके से करती है। आप चाहे दोनों में से किसी को भी यूज कर लें, है ना। मेक के थोड़े अलग यूज है, उसके बाद में जीरंड नहीं आता है, वर्ब का बेनिफिटिव आता है, गेट के बाद में टू इन्फिनिटिव आता है, पर दोनों काम एक ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, आई कुड नॉट मेक हर टॉक। तो यहाँ पे टू टॉक नहीं या टॉकिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ टॉक आता अगर यहाँ पे मेक लगा होता। सेंटेंस का मीनिंग वही होता अगर आप गेट के साथ में टू टॉक या टॉकिंग लगा दें। अब देखो अगला देखना इसका, किसी चीज को स्टार्ट करना। सीधे सीधे गेट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बीच में कोई और दूसरी चीज नहीं आ रही होगी। इसका मतलब है आपने किसी काम को स्टार्ट कर दिया है। जैसे दे गॉट स्मोकिंग अगेन, लेट्स गेट गोइंग। उन्होंने फिर से शुरू कर दिया स्मोक करना, चलो गेट गोइंग हो जाएं, चलो शुरुआत कर दें जाने की, है ना, चलो यहां से निकलें। तो किसी चीज की शुरुआत करना, गेट के बाद में सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, गेट के बाद में सब सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, मतलब क्या है, आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, कंपल्सन, ये वाला ध्यान से देखना। अगर आपके पास कोई कंपल्सन आ जाए, मजबूरी आ जाए, तब भी आप गेट को यूज करते हैं। जैसे अगर ऐसा सेंटेंस होता, ही हैज टू सिट इन दिस एग्जाम, he has to sit in this exam। आपको पता है has to, have to, had to क्या बताते हैं, आपकी मजबूरी को बताते हैं। उसको इस एग्जाम में सिट करना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। यूं लिख देता हूं, टू गेट अ जॉब, है ना, एक नौकरी को पाने के लिए उसको बैठना ही पड़ेगा। इस सेंटेंस को कभी कभी आप ऐसा लिखा हो देखेंगे, he has got to, यहां बीच में डाल देता हूं, गॉट टू सिट इन दिस एग्जाम। अब ये गेट है ना, गेट, ये और ज्यादा इस पे एम्फोसिस डाल रहा है, बैठना ही पड़ेगा भाई, कोई काम चल ही नहीं सकता। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू की और एक सुपरलेटिव फॉर्म है, अगर बीच में आप हैज टू, हैव टू, हैड टू के गेट नाम की वर्ब को यूज कर लेते हैं। अगर हैज है तो गॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, है ना। यहाँ पे गेट नहीं लगा सकते, गॉट ही लगाओगे आप, ये बताता है कंपल्शन को। अब देखो और थोड़े से सिंपल वाले देख लेते हैं। लास्ट में सबसे मैंने इंपॉर्टेंट वाला रखा है पैसिव वॉइस में, किसी जगह पे जाने के लिए भी आप गेट को यूज करते हैं ना, किसी खास डायरेक्शन में मूव करने के लिए। आई गॉट टू दिल्ली लास्ट नाइट,
मैं दिल्ली मूव कर गया लास्ट नाइट, मैं दिल्ली पहुंच गया लास्ट नाइट। लेट्स गेट यू होम, चलो तुम्हें घर पहुंचाएं। लेट अस गेट यू होम, समझ गए ना। किसी जगह आपको ले जाना हो तो भी मैं ऐसा कह सकता हूँ गेट वर्ब को यूज करके, चलो तुम्हें घर पहुंचाए या मैं कल रात में दिल्ली पहुंच गया। अब देखो एक इसका ये वाला आपने बहुत लोग जानते भी होंगे, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना। आई गेट व्हाट शी सेड, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। इसका मतलब है मैं गेट कर रहा हूं, मैं अंडरस्टैंड करता हूं जो भी उसने कहा ना। आई गेट व्हाट शी सेड, समझ गए। आई कैन नॉट गेट यू, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। गेट यू का मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें पा नहीं पा रहा हूं, अचीव नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये है मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। तो नोवा काम है इसका अंडरस्टैंड करने का। लास्ट में बताऊंगा कैसे याद करना है, एक बार सारे यूसेस देख लें इसके। लास्ट में आ गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का कोई भी पैसिव वॉइस का टेंस हो, उसमें आप बी फैमिली की जगह गेट को यूज कर सकते हैं। इसकी कंडीशन है जहां पे नहीं करना है। पहले देख लो कैसे करते हैं। ही गेट्स थॉट बाय मी, यहां पे एक्चुअल में सेंटेंस बनना चाहिए ही इज टॉट बाय मी। इज टॉट जो है पैसिव सेंटेंस बनाएगा, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर जैसे ही आपने इज देखा, आप यहाँ पे गेट्स भी लगा सकते हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो ही गेट्स टॉट बाय मी। तो ही इज टॉट बाय मी और इज इक्वल टू ही गेट्स टॉट बाय मी। तो बी फैमिली की जगह पे हमने गेट नाम की वर्ब को यूज कर लिया। अब जैसे ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट गॉट स्लैप्ड बाय द टीचर। एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा था, द स्टूडेंट वॉज स्लैप्ड बाय द टीचर। तो वॉज की जगह हमने गेट की पास्ट फॉर्म को गॉट को यूज कर लिया, है ना। इस तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी कंडीशन है, स्टेटिव वर्ब्स के साथ ये नहीं लगेगा। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसके अंदर टाइम कंज्यूम ना हो रहा हो। जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसी वर्ब्स जिनको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज ना करें स्टेटिक वर्ब्स कहलाती हैं, है ना। जैसे कंसीडर करना, बिलीव करना, लव करना, हेट करना, रिजेक्ट करना, कंसीडर, है ना। ये सब की सब वर्ब जो है वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती। ये स्टेटिक वर्ब्स है ना, स्टेटिक वर्ब्स, इनको भी जब आप पैसिव में यूज करते हो तब भी आप गेट जो है ना बी फैमिली की जगह नहीं लगा सकते। जैसे मान लो पैसिव में सेंटेंस होता इट इज बिलीव्ड दैट द वायरस ओरिजिनेटेड इन वुहान। ऐसा माना जाता है कि वायरस वुहान में पैदा हुआ। इस बिलीव के हिसाब से तो सेंटेंस सही है, पर आपको मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे स्टेटिव वर्ब लगी हुई है बिलीव, जिसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता है, इस केस में यहाँ पे गेट्स को हम नहीं लगा सकते। समझ गए ना। तो गेट जो है पैसिव वॉइस के अंदर नहीं आएगा जब आपके पास वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब है। तो इट इज बिलीव दैट द वायरस ओरिजिनेटेड इन वुहान, ये ठीक है, पर इट गेट्स बिलीव दैट द वायरस ओरिजिनेटेड इन वुहान जो है ना वो गलत है। यहाँ पे बिलीव के साथ में गेट को आप यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका गॉटन नाम का एडजेक्टिव बनाता है। ये आपको कभी कभी गॉट नाम से एडजेक्टिव दे देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के उसको गॉटन में आपको चेंज करना है। तो क्या है सेंटेंस, इल गॉट मनी गेट स्पेंड फास्ट। खराब तरीके से कमाई हुई मनी, खराब तरीके से पाया हुआ पैसा, जल्दी पैसा जो है ना वो फास्ट जो है स्पेंड हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैसिव वॉइस में इज की जगह गेट्स लिख दिया, जो आपने ऊपर नंबर मेरे साथ देखा था। दिक्कत क्या हुई, इल गॉट नहीं होगा, एक्चुअल में हम यहाँ पे इल गॉटन लिखना चाहेंगे। मनी से पहले एक एडजेक्टिव चाहिए, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, पर एडजेक्टिव फॉर्म जो होती है वो गॉटन होती है। तो इल गॉटन ये एक ही जगह यूज होता है, गॉटन इल गॉटन के साथ में। तो इल गॉटन लिखना, कभी भी इल गॉट मत लिखना। फटाफट से इसको रिवाइज कर लें। देख लो ये कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से 2 घंटे का। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ डिक्शनरी खोल करके अच्छी ग्रामर किताब खोल के बैठो तो भी 2 घंटे में आप इसको समराइज कर पाओगे। ये सारा समराइजेशन है, आई थिंक मुझे 5 मिनट लगे, 7 मिनट। आप इसको रिवाइज कर लें, 15 मिनट लग जाए कोई बात नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट आज आपको सीखना ही सीखना है ना। 10 के 10 इसके जो है यूजेस को अगर आप सीख गए हो तो ये आपका क्विज है आज का। पहले 3 क्वेश्चन के अंदर आपको गेट की प्रॉपर फॉर्म को यूज करना है पैसिव सेंटेंसेस के अंदर। दूसरे 3 क्वेश्चंस के अंदर आपको एरर बतानी है। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इसका मीनिंग बताना है, हिंदी में क्या मीनिंग होगा, है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, मीनिंग बताना है। इनमें एडिशनल एरर्स भी हैं जो मैं आपको अक्सर जो है आपके साथ रखता हूं ताकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स भी याद रहें। अगर एडिशनल एरर मिले तो उसको वहीं पे पॉइंट आउट करके सही करना। चलो आगे बढ़ते हैं। शुरू में ही आ गया अपना आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट। वीडियो के आंसर्स आपको मिल जाते हैं क्विज के थोड़ी देर के बाद, जैसे कल के आंसर्स भी मैंने आज अपडेट कर दिए हैं। छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि इसका इनकाउंटर हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये फेक इनकाउंटर है। यूपी पुलिस ने अपने जवानों का बदला इस आदमी से ले लिया है। एडिटोरियल एक सीधी सी बात कह रहा है ये तो अच्छा काम किया क्योंकि ये आदमी खराब था, इसको मार भी दिया आपने,
पर इससे होगा क्या, होने ये वाला है कि इसके पीछे जो लोग थे, एक तो वो कभी सामने नहीं आ पाएंगे, दूसरा आप इस तरीके से पुलिस को शय दे रहे हो, क्योंकि आज तो इसने एक अपराधी को मारा है, कल किसी मासूम को भी पुलिस इसी तरीके से मार सकती है ना। तो कह रहा फेक एनकाउंटर्स का सिलसिला खत्म होना चाहिए, पनिशमेंट कोर्ट देगी। अगर आप पुलिस वालों को इस तरीके से इतना शय दे करके आगे बढ़ा दोगे, तो जैसे अभी तमिलनाडु में लोग मरे थे 2 बाप बेटा, वैसे ही पुलिस वाले अपनी जो है ना हिंसक घटनाओं को जारी रखेंगे। तो कह रहा है इस तरह से आपको मॉब जस्टिस नहीं करना है, कोर्ट में ले जाकर के जस्टिस दिलाना है। इसकी आज की जो टोन है वो है एप्रीहेंसिव, कंसर्न, बड़ा कंसर्न है लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे देश के अंदर। कह रहा कैसे लॉ एंड ऑर्डर आगे चलेगा इस तरह से अगर फेक एनकाउंटर्स होंगे तो। शुरू करें, समरी को लिखना कोशिश करना, कमेंट सेक्शन में डालने की टोन आपको मैंने बता दी है। चलो, कह रहा द यूपी पुलिस अकाउंट ऑफ द किलिंग ऑफ कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे ऑन फ्राइडे इवन इफ टेकन एट फेस वैल्यू इज अ स्टार्टलिंग एडमिशन ऑफ सीरियस इनएप्टीट्यूड। कह रहे यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अकाउंट है, अब ये अकाउंट का मतलब क्या है, उसके खाते वाते की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है उसने जो कहानी बताई है। तो जब कोई कहानी बताते हो ना, नैरेटिव बोलते हैं उसको या अकाउंट भी बोलते हैं। तो कह रहे यूपी पुलिस की जो कहानी बताई है उन्होंने, जो नैरेटिव दिया है, जो अकाउंट दिया है, किसका, हत्या का, किलिंग का, किसकी, इस गैंगस्टर की, बदमाश की, नाम क्या था इसका, विकास दुबे, हुई कब, फ्राइडे को। कह रहे जो अकाउंट है ना, अगर इसको आप ले लें, टेकन कर लें इसको फेस वैल्यू पे, जैसा ये फेस से दिख रहा है उसी वैल्यू पे इसको आप ले लें, जैसा यूपी पुलिस ने बताया वैसा आप मान भी लें, तो कह रहा अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो ये अकाउंट जो है ना इज अ स्टार्टलिंग एडमिशन ऑफ सीरियस इनएप्टीट्यूड। ये एक ऐसा एडमिशन है, एक ऐसी हामी है, मान लेने का काम है जो बड़ा स्टार्टलिंग है, आपको बड़ा अचंभा देने वाला है, और ये है बहुत ही सीरियस आपके लैक ऑफ स्किल्स का, आपके जो है ना इनकॉम्पिटेंस का। कहने का मतलब क्या है, अगर आप यूपी पुलिस की बात मान भी लो ना कि विकास दुबे भागा था और उसको उन्होंने गोली मारी है, तो इस समय मालूम ये चलता है यूपी पुलिस बिल्कुल बंजर है, इसके बस में कोई भी चीज़ नहीं है, एक आदमी को भी ये ठीक से पकड़ के अपने पास में नहीं रख सकती, है ना। तो इन्होंने खुद ने, यूपी पुलिस ने इस तरीके से मान लिया है कि हम जो है बड़े इनएप्टीट्यूड वाले लोग हैं, हमसे कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। समझ गए होंगे आई थिंक सेंटेंस को। इनएप्टीट्यूड मतलब लैक ऑफ स्किल्स हैं, आपके पास कोई काम आता नहीं, अकुशल है आप, है ना, बिल्कुल जो है वो कोई काम किसी प्रकार का आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। नोट्स बनाने का कल मैंने आपको तरीका बताया था, जहां मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम बताऊं वहां पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सेलफोन में रखें, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने के लिए वो जो है ना स्क्रीनशॉट काम आए। ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं आप, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शाम को, है ना, सारे जो है सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स को। चलो, स्टार्टलिंग होता है जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अचंबा देने वाली हो, सरप्राइज करने वाली हो, अलार्म करने वाली हो, शॉक देने वाली हो, एस्टॉनिश करने वाली हो। समझ गए ना, स्टार्टलिंग मतलब एकदम हैरान कर देने वाली कोई चीज़। फेस वैल्यू समझ गए, जैसा आपने बोला उसी के फेस से जो वैल्यू निकल रही है मैंने वैसा ही मान लिया, अपना दिमाग नहीं चलाया। चलो, कह रहे बट लेकिन द ऑफिशियल नैरेटिव एज इट स्टैंड्स स्ट्रेचेस द बाउंड ऑफ क्रेडिबिलिटी टू एन एस्टॉनिशिंग एक्सटेंट। कह रहे लेकिन जो सरकारी नैरेटिव है ना, जो सरकारी अकाउंट है, जो सरकारी घटना बयाने हैं, जो उन्होंने घटना बयान की है, कह रहे जैसे कि ये स्टैंड है ना, जैसे कि हमें दिखाई देती है अभी। कह रहे ये जो नैरेटिव है ना, अब इसकी वर्ब आ गई स्ट्रेचेस, ये स्ट्रेच होता है, ये आगे बढ़ जाता है, कहाँ से, उन बाउंड से जो है क्रेडिबिलिटी के, जो है भोलेपन के, क्रेडिबिलिटी मतलब भोलापन, और कहाँ तक बढ़ता है, एक ऐसे एक्सटेंट तक, एक ऐसे लेवल तक जो है एस्टॉनिशिंग, जो है आपको अचंबा देने वाला, जो है बड़ा स्टार्टलिंग। ध्यान दोगे तो स्टार्टलिंग का एक सिनोनिम है एस्टॉनिशिंग, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। अकाउंट का सिनोनिम था नैरेटिव, वो भी यहाँ पे आ गया है। क्रेडिबिलिटी होती है अगर आप बच्चे की तरफ, है ना, एक्चुअल में यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था चाइल्ड लाइक, अगर आप चाइल्ड लाइक फेथ रखते हैं ना किसी चीज़ पे, भोलेपन का फेथ रखते हैं, तो आप क्रेडुलस पर्सन है ना। क्रेडुलस होता है एडजेक्टिव, क्रेडुलस से हमने वर्ब बनाया क्रेडुलिटी, नाउन बनाया क्रेडुलिटी। इसका मतलब क्या होता है, आपकी किसी भी चीज़ पे आंख मूंद कर लेने की क्वालिटी। समझ गए ना, इसको नाइवनेस भी बोलते हैं, गुलिबिलिटी भी बोलते हैं, आप बिल्कुल भोले वाले सीधे साधे हो। तो कह रहा है ये जो पुलिस का नैरेटिव है ना, ये सीधे साधेपन की बाउंड्री को भी बहुत आगे ले जाता है। बोला इसको तो सीधे साधा समझने वाला आदमी जो है ना, बिल्कुल भोला आदमी, वो भी इस पे विश्वास ना करे जैसा पुलिस ने नैरेटिव दिया है। समझ गए ना, तो इसके सीधे साधेपन की बाउंड्री से भी आगे स्ट्रेच होकर के चला गया, पुलिस ने बताया जो हमको सबको। स्ट्रेच होना, पुल होना, एक्सटेंड होना। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द पॉसिबिलिटी that his death is officially sanctioned retribution for the murder of 8 policemen who were part of the team that went to arrest him on July 3rd
इज हार्ड टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड। कह रहा है जो पॉसिबिलिटी है ना, जो संभावना है, अच्छा भाई कौन सी संभावना, कि उसकी जो मौत है ना, इज वो है ऑफिशियली सैंक्शनड रेट्रीब्यूशन। एक ऐसा रेट्रीब्यूशन, एक ऐसा बदला, एक ऐसा रिवेंज, एक ऐसा रिटेलिएशन, एक ऐसा वेंजेंस जिसको ऑफिशियली सैंक्शन किया गया है, जिसको यूपी की सरकार ने बोला है लो जाकर के इस आदमी से। तो कह रहे जो पॉसिबिलिटी है ना, इसकी मौत एक सोचा समझा रेट्रीब्यूशन है। और किस काम के लिए भाई? हत्या के लिए 8 पुलिस वालों की। अच्छा कौन पुलिस वाले थे? जो थे हिस्सा उस टीम का। अच्छा कौन सी टीम? जो गई थी इसको अरेस्ट करने इसके गांव में जुलाई 3 को। कह रहे जो पॉसिबिलिटी है ना इसके रेट्रीब्यूशन होने की, इसके बदला होने की, कह रहे इज हार्ड टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड। ये बड़ा मुश्किल है डिसमिस करना इस पॉसिबिलिटी को। इस पॉसिबिलिटी को तो नज़रअंदाज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। और कैसे? आउट ऑफ हैंड, बिना ज़्यादा खुद सोचे समझे। आउट ऑफ हैंड मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट अवे अगर आप किसी चीज़ को काम करते हैं तो आप आउट ऑफ हैंड करते हैं। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज़ क्या है? पॉसिबिलिटी इज हार्ड टू डिसमिस। सेंटेंस ऐसा है, बीच में से बहुत सारी चीज़ें बता दी भाई, उसकी डेथ थी और रेट्रीब्यूशन था, वो पुलिस वाले थे जो टीम के पार्ट थे जो उसको अरेस्ट करने गए थे। आउट ऑफ हैंड 2 जगह यूज होगा। पहले मतलब चीज होता है इसका आउट ऑफ कंट्रोल, सिचुएशन इज आउट ऑफ माई हैंड्स नाउ, सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, एक तो ऐसे यूज होता है। दूसरा यू कैन नॉट बिलीव इट या यू कैन बिलीव इट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्या है? बिना ज्यादा सोच विचार किए अगर आप किसी काम को करते हैं, स्ट्रेट अवे करते हैं, तो आप उस काम को आउट ऑफ हैंड करते हैं। बढ़े आगे, कह रहा विदाउट अ डाउट डू इज डेथ इन एक्सचेंज ऑफ फायर while he was trying to flee after the police vehicle in which he was being taken met with an accident is also extremely convenient for many। कह रहा बिना किसी डाउट के, कहाँ गया? विदाउट ए डाउट है ना, कह रहा बिना किसी डाउट के। ये दुबे की जो डेथ है, मौत है एक्सचेंज ऑफ फायर में, गोलीबारी के अंदर और जवाबी गोलीबारी में। एक्सचेंज मतलब इधर से हमने गोली मारी, उधर से तुमने फायर किया। तो कह रहे इसकी जो डेथ है एक्सचेंज ऑफ फायर में, जब वो कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली, भाग निकलने की। अच्छा किसके बाद? आफ्टर द पुलिस व्हीकल, बाद में जब वो पुलिस व्हीकल था जिसमें इन विच उसको ले जाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग टेकन मेट विद एन एक्सीडेंट। कह रहे इस चीज़ के बाद में जब पुलिस व्हीकल मीट कर गया, जा मिला एक एक्सीडेंट से, जब ये हमले का शिकार हो गया, और वो व्हीकल जिसमें इसको ले जाया जा रहा था। कह रहे ये जो डेथ है ना, ये जो डेथ है, ये इज है ऑल्सो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर मैनी। इसकी जो मौत है इस एक्सचेंज ऑफ फायर में बहुत ही एक्सट्रीमली कन्वीनियंट है, बहुत ही सूटेबल है बहुत लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसी तरीके से डेथ हुई भी होगी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? अब देखो सेमीकोलन लगा है, इट पुट्स अ लिड ऑन द सॉलिड टेल ऑफ हिज वायलेंट राइज टू पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये पुट कर देती है एक लिड को, ये एक ढक्कन को चढ़ा देती है उस सॉलिड टेल पे, उस कहानी पे जो बड़ी सॉलिड है, बहुत खराब है, बड़ी शेमफुल है, बड़ी बैड है। और वो किसकी? बहुत ही ऊंचे वायलेंट राइज की, बहुत ही आक्रामक इसके चढ़ाव की, पावर के अंदर और प्रभाव के अंदर, इन्फ्लुएंस के अंदर। करे वो पावर एंड इन्फ्लुएंस विच वॉज नॉरिश्ड बाय वाइड नेटवर्क ऑफ पैटर्न्स, जिसको पालन पोषण किया गया, नॉरिश किया गया, फल फूल के बड़ा किया गया बहुत ही बड़े नेटवर्क के पैटर्न्स के द्वारा। पैटर्न्स मतलब आपके माई बाप जो आपको आपके ऊपर रहते हैं, आपके हाथ रखते हैं ना। करे जिस पावर और इन्फ्लुएंस को इन लोगों ने अच्छे तरीके से नॉरिश किया था। करे इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सम इन पुलिस फोर्स, कुछ लोग पुलिस फोर्स के अंदर। अब देखो सेंटेंस को मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया है, अब सारे पीस जोड़ रहा हूँ, फिर इसकी ग्रामर वोकैबुलरी देखेंगे। दुबे की डेथ एक्सचेंज ऑफ फायर में, ये है बड़ी ही कन्वीनियंट, देखना ऐसे बना है, इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर मैनी। बहुत लोगों को इस डेथ की न्यूज़ सुन करके बड़ा मजा आ रहा है, वो इस बात को मान भी रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ। कह रहे ये एक्सचेंज ऑफ फायर कब हुआ? वाइल, जब वो कोशिश कर रहा था भाग निकलने की, फ्ली करने की। फ्ली करना मतलब भगोड़ा हो जाना, भाग निकलना। और किसके बाद? जब पुलिस का व्हीकल जिसमें उसको ले जाया जा रहा था, वो व्हीकल मेट विद हो गया एक एक्सीडेंट के साथ। कह रहे ये जो डेथ है ना एक्सचेंज ऑफ फायर में, बहुत लोगों के लिए कन्वीनियंट है मानना। सब लोग कह रहे हैं भाई अच्छा हुआ, इस गुंडे की मौत हो गई। कह रहे लेकिन ये पुट कर देता है एक ढक्कन को उस कहानी के ऊपर जो बड़ी शर्मनाक है, जो कि है बहुत ही वायलेंट राइज की, पावर और इन्फ्लुएंस की तरफ,
पैसे और प्रभाव की तरफ। और ये वो राइज था जिसको नॉरिश किया गया, जिसको फल फूल के बड़ा किया गया एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क के द्वारा, नेक्सस के द्वारा, कोल्यूशन के द्वारा। किसके? पैट्रन्स के, इनके माई बाप के, है ना, इस दुबे के जो माई बाप पैट्रन्स थे, जिसमें शामिल है कुछ लोग पुलिस फोर्स के अंदर भी। समझ गए सेंटेंस को? बहुत सारी बातें इसने एक ही सेंटेंस में कहने की कोशिश की है, थोड़ा सा हमें लगता है लंबा सेंटेंस है ना, सेंटेंस लंबा भी है। आगे बढ़े, चलो देखो अप्रोच यही है, फिर बता रहा हूँ मैं। आज आप 6 महीने नहीं 6 साल पढ़ लो, आप एक एडिटोरियल नहीं 1000 पढ़ लो। एट द लास्ट आप लास्ट में आकर के आपको मालूम चलेगा किसी भी एडिटोरियल की किसी भी लाइन को इसी तरीके से पढ़ा जाता है अगर आपको आरसी सॉल्व करना है तो। कह रहे अ हार्डन क्रिमिनल हु हैड 62 केसेस अगेंस्ट हिम बिफोर हिज गैंग allegedly shot dead 8 policemen last week was supposedly being transported without handcuffs। अब देखो इस कहानी की परतें खोल रहे हैं ना। जब पुलिस ने बोला कि भाग गया तो बोले कैसे भागा। आप देखो कर एक हार्डन क्रिमिनल, एक हार्डन मतलब एक मजबूत जो ना कड़ी चमड़ी का जो है क्रिमिनल। हार्डन मतलब इतना क्रूर, इतना निर्दयी, इतना जो खूंखार हार्डन। कर एक हार्डन क्रिमिनल जिसके हैड 62 केसेस थे, जिसके खिलाफ करे किसके बिफोर इससे पहले कि उसकी गैंग ने अलेजेडली शॉट किया, ऐसा कथित तौर पे उसकी गैंग ने गोली मारी है, शॉट डेड किया है 8 पुलिस वालों को पिछले वीक। कह रहे ये जो क्रिमिनल था ना हार्डन क्रिमिनल वॉज सपोजिटली बीइंग ट्रांसपोर्टेड। कह रहे ये जो हमारा सब्जेक्ट था हार्डन क्रिमिनल उसको कथित तौर पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उसको ऐसा कहा जा रहा था कि वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। कैसे? विदाउट हैंडकफ्स, बिना हथकड़ियों के। और आगे क्या कह रहा है ही स्नैच्ड वेपन्स फ्रॉम दोस एस्कॉर्टिंग हिम। और उसने स्नैच कर लिया वेपन्स को उन लोगों से जो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, जो उसकी रखवाली कर रहे थे, जो उसके साथ में जा रहे थे। कह रहा अकॉर्डिंग टू द पुलिस वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। ये सब किसके द्वारा है, किसके हिसाब से है? पुलिस के वर्जन के हिसाब से है इस इंसिडेंट के, जैसा पुलिस ने इस इंसिडेंट को अपने वर्जन में बताया। तो अगर पुलिस कह रही थी हमने इसको हथकड़ी नहीं पहनाई थी, इसको हम लेके जा रहे थे, हमारी सेस ने पिस्तौल छीनी, हम पे गोलीबारी की, तो हमने इसकी छाती में 6-7 गोलियां दाग दी। समझ गए ना? परतें खोल रहा है उनकी कहानी की। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, एक गलती मैंने कर दी है। हार्डन क्रिमिनल जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसको मैंने ग्रीन नहीं किया था, चलो माफ़ कर देना मेरे को, रह जाती है मेरे से छोटी मोटी चीज़ें ना। हार्डन क्रिमिनल सब्जेक्ट वॉज सपोजिटली बीइंग ट्रांसपोर्टेड। सपोजिटली मतलब सीमिंगली, अलेजिडली, अपेरेंटली, कोई चीज़ जो साफ साफ दिखाई देने में लगे वो होती है सपोजिटली। कह रहे हैं इंडीड वास्तव में दिस इज नो मोर देन अ सेल्फ इंडाइटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस। ये जो ऊपर वाली घटना है ना दिस, ये नो मोर नहीं है ज़्यादा। अच्छा किसके? एक सेल्फ इंडाइटमेंट के। इंडाइटमेंट होता है आरोप लगाना, सेल्फ मतलब खुद पे। कह रहे ये जो ऊपर वाली बात की है ना पुलिस ने, ये अपने ऊपर आरोप लगाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। किसके ऊपर? स्टेट पुलिस के द्वारा अपने खुद के ऊपर। अच्छा कौन सी स्टेट पुलिस है? हुज कंडक्ट हैज़ रेज्ड फार टू मनी क्वेश्चंस इन द रिसेंट पास्ट। जिसके कंडक्ट ने, जिसके व्यवहार ने रेज कर दिया, उठा दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस को, सवालों को रिसेंट पास्ट के अंदर। तो कह रहे ऊपर वाली घटना सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस इसके अंदर अपने ऊपर ही इंडाइटमेंट कर रही है, अपने ऊपर ही आरोप लगा रही है। जो यूपी पुलिस जिसने पिछले पास्ट के अंदर भी अपने ऊपर कई सवालों को उठाया है ना। रेज को हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, फार टू एक एडवर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है मैनी क्वेश्चंस। अगर रेज वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो एक्चुअल में आपको उसके जगह राइज वर्ब को यूज करना चाहिए था। सिंपल ट्रिक है, अगर इसके बाद कोई नाउन ना है तो मतलब राइज वर्ब को आपको यूज करना है। इंडाइटमेंट मैंने वर्ड बता दिया, आरोप लगाना, टू अक्यूज करना। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड हमारे पास अराइन, अराइन है ना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, आरोप लगाना, अराइन। आगे बढ़ते हैं। There is no good explanation for driving such a suspect through the night across more than 600 kilometers from Ujjain in MP where he was arrested on Thursday। कह रहा और कोई गुड एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई भी अच्छी सफाई नहीं है ड्राइव करने के लिए ऐसे एक अपराधी को, सस्पेक्ट को नाइट के थ्रू, रात के दरमियान, और कहाँ पे 600 किलोमीटर से पार है ना, अक्रॉस मोर देन 600 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ पे? उज्जैन यूपी से, एमपी से, कहाँ पे? जहाँ पे वो अरेस्ट किया गया था थर्सडे को। कह रहा और कोई इसके पीछे जो है ना रीजन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही रीजन था, 600 किलोमीटर नाइट में जो उसको ले जाया गया, सिर्फ और सिर्फ इसका इनकाउंटर करने की इनकी मंशा थी। देखने वाली चीज़ देखना, देयर एक एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आने के बावजूद सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होती, सब्जेक्ट को वो इन्वर्ट कर देती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा होता है। तो देयर के बाद इज आ रहा है ना, इस इज को देयर के हिसाब से नहीं, इसके बाद में जो सब्जेक्ट आया नो गुड एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लगाया गया है। अगर एक्सप्लेनेशन की जगह एक्सप्लेनेशंस होती तो यहाँ पे इसकी जगह आर होता,
देयर को देख करके कभी मत सोचना इसके बाद इज आ रहा है, एक्चुअल में सब्जेक्ट को देख के आपको बताना होता है ना। बार बार ये चीज़ बताता हूँ क्योंकि आप गलती करते हो। संडे बूस्टर आएगा कल रात में 7:30 बजे, शाम में 8 बजे करूँगा मैं, तैयार हो गया है ना। वहाँ पे फिर मैं ऐसी कोई बात बताऊँगा, फिर आप जो है कन्फ्यूज हो जाओगे। याद रखना देयर के हिसाब से सेंटेंस कभी भी नहीं चलता। कह रहा है द ब्रूटल लास्ट एपिसोड ऑफ दुबे सीरियल क्राइम्स शुड बी नो डिफेंस इफ शूटिंग टर्न्स आउट टू बी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। कह रहा है जो ब्रूटल निर्दयी लास्ट एपिसोड है ना, आखिरी जो घटना है दुबे के सीरियल क्राइम्स की, जो इसने एक के बाद एक सीरीज के अंदर क्राइम किए हैं ना। लास्ट एपिसोड कौन सा है? 8 पुलिस वालों को मारने का। तो कह रहे जो लास्ट घटना है ना इसे क्राइम्स का, सबसे लास्ट का सिलसिला में सबसे लास्ट वाला जो क्राइम है वो नहीं होना चाहिए कोई डिफेंस। और किस काम के लिए? अगर शूटिंग निकल करके आती है एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक कोर्ट के बाहर की किलिंग, समझ गए ना। अगर ऐसा होता है कि ये फेक एनकाउंटर निकले तो ऐसा कभी कोई नहीं बोलना चाहिए कि क्योंकि इसने पुलिस वालों को मारा था इसलिए हमने इसका एनकाउंटर फर्जी किया है। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज़ क्या है, शुड के बाद में बी नाम की स्टेपनी कब लगती है? वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं शुड के बाद में कौन सी तूफान आ पड़ा था जो मुझे बी लगाना पड़ा? क्यों मैं नो डिफेंस सीधे सीधे शुड के बाद लगा के आगे नहीं बढ़ गया? अपने आप को, दिमाग को आराम दो और मुझे बताओ। ये रूल मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलो, शुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगी। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना आ रहा हो, जैसे यहाँ पे नो डिफेंस आ रहा है, नो एक एडवर्ब है, नो एक एडजेक्टिव है, डिफेंस एक नाउन है। नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हमें मजबूरन बी नाम की स्टेपनी को बीच में फिक्स करना होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और क्या करती है, एक लिंक वर्ब बना देती है मॉडल को, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इससे हमारा जो है फॉर्मूला सोल्व हो गया, है ना। टर्न आउट मतलब निकल करके आना, इसको इमर्ज भी बोलते हैं आप, है ना। व्हेन यू टर्न आउट टू बी समथिंग, आप वैसा इमर्ज होके निकल करके आते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल आप जानते हैं, कोर्ट के बाहर कोई जस्टिस हो जाए, भीड़ अगर किसी की चीज़ का फैसला कर दे तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल, है ना। चलो, कह रहा एनी डिमांड ऑफ प्रॉबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पुलिस एंड मिलिट्री is often contested on the supposed ground that it emerges from a support for criminals, terrorists, on enemies of the state by influential political and public figure। अब बड़ी अच्छी बात कर रहा है, ध्यान से समझना। कह रहे कभी भी कोई डिमांड आती है ना प्रॉबिटी की, प्रॉबिटी मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, जस्टनेस, है ना। कोई भी डिमांड आती है किसी का पक्षपात ना करने की, फेयरनेस रखने की, ईमानदारी की और उत्तरदायित्व की, जिम्मेदारी रखने की, अकाउंटेबिलिटी की, और किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा। कह रहा है ऐसी कोई भी डिमांड जब आती है ना कि पुलिस वालों और मिलिट्री को, जिसमें हम ईमानदार या अकाउंटेबल बनाने के लिए हम जो है कहते हैं, तो कह रहे उस डिमांड को कंटेस्ट किया जाता है, उस डिमांड को अक्सर विरोध किया जाता है, अपोज किया जाता है इस सपोज ग्राउंड पे, इस माने हुए आधार पे दैट वो ये कि ये जो डिमांड है इमर्ज होती है सपोर्ट से क्रिमिनल्स के लिए। ये डिमांड अक्सर ऐसा लोगों को लगता है कि क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने के लिए हम ऐसी डिमांड करते हैं, और किनको, इनको आतंकवादियों को और उन एनिमीज को जो स्टेट के एनिमीज हैं, देश के दुश्मन हैं, और किसके द्वारा, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली पॉलिटिकल और पब्लिक फिगर्स के द्वारा। तो जैसे ही आप बोलोगे ना देश में विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी हुआ है, इसको एनकाउंटर्स वालों को जो करने वाला है उनको केस चला जाए, आपको क्या बोला जाएगा, आप एक देशद्रोही हैं, आप क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के एनकाउंटर्स के जो है खिलाफ है ना। तो कह रहे हैं ऐसी डिमांड हमेशा उसको कंटेस्ट किया जाता है। प्रॉबिटी वर्ड को नोट कर लेना, इसका मतलब क्या होता है, फेयरनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, किसी चीज़ के अंदर एकदम जस्ट जो होता है ना, जस्ट बिहेवियर। इमर्ज वही है जो ऊपर देखा था आपने, टर्न आउट। इमर्ज और टर्न आउट मतलब किसी चीज़ का उभर करके आना। कह रहे देयर इज नो क्वेश्चन दैट क्राइम सच एज दोज दुबे वॉज इन्वॉल्व्ड इन मस्ट बी मेट विद एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। कह रहा है ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन, एक भी सवाल नहीं है इस चीज़ पे। अच्छा भाई कौन सी चीज़? कह रहे जो क्राइम, जैसे कि वो वाले जिसमें दुबे इन्वॉल्व था, जिसमें दुबे जो है लिप्त था, कह रहा है ये मस्ट बी मेट होने चाहिए, इनको मिलवाना ही चाहिए, किसके साथ, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के साथ, ऐसी सज़ा के साथ जो एग्जाम्पलरी हो, जो कि एक मिसाल कायम करे। कह रहे इस सवाल पे कोई जवाब नहीं है, कोई हमारा सवाल नहीं है इस चीज़ पे कि दुबे जैसे लोगों को ऐसी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी। अब देखने वाली चीज़ क्या है, दुबे सब्जेक्ट था, दुबे को मैंने क्या कर रहा हूँ, गलत रंग दे दिया है ना, ये सब्जेक्ट वॉज इन्वॉल्व, इसकी वर्ब। मस्ट के बाद बी आ रहा है फिर से, क्योंकि मेट नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म पड़ी है। मस्ट को ऐसी बात पसंद नहीं है, मॉडल वर्ब है, इसने बी नाम की स्टेपनी को बीच में फंसा लिया ताकि इसका रूल जो है सेटिस्फाई हो सके, है ना। एग्जाम्पलरी होती है टिपिकल हो, स्टैंडर्ड हो, आइडियल हो, एक्सीलेंट हो, लॉडेबल हो, अपलॉडेबल हो, है ना, जिसको सब लोग मिसाल कायम करें, ऐसी एग्जाम्पलरी। कह रहे द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गिल्ट एंड एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट
इज नॉट एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस बट इट्स इंटेग्रल सोल। कह रहे जो प्रोसेस है ना गिल्ट को इस्टेब्लिश करने की, किसी के गुनाह को एकदम आइडेंटिफाई करने की और एग्जीक्यूट करने की, पनिशमेंट को, सजा को देने की, कह रहे जो प्रोसेस है ना इसकी वर्ब आगे इज, ये नहीं है इंसिडेंटल, ये नहीं है बिल्कुल भी सेकेंडरी, ये नहीं है बिल्कुल भी ऐसी जो है ना कभी कभी होने वाली चीज़ है ना, किसकी, जस्टिस की, न्याय की, बट ये है एक इंटीग्रल सोल, अंदर बसी हुई आत्मा इस जस्टिस के सिस्टम के। समझ गए ना। तो कह रहे जो कोर्ट में कानून केस चलाने का काम है, एस्टेब्लिश करने का काम है, किसी के गिल्ट को, किसी को पनिशमेंट देने का काम है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम नहीं है जो आप कभी कभी करते हो, ये काम जो है इंटीग्रल सोल है हमारे जस्टिस सिस्टम की। इंटीग्रल मतलब अंदर बसा हुआ, इनहेरिटेड बोल दो, इंट्रिंसिक बोल दो, या इसको एसेंशियल भी बोल सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, इंटीग्रल होता है उसको कहते हैं एंजॉय एसेंशियल, है ना। इंसिडेंटल हर वो चीज़ है जो सेकेंडरी होती है, मेन नहीं होती है, माइनर होती है, मेजर नहीं होती है, रैंडम होती है, परमानेंट नहीं होती है ना। तो ये इंसिडेंटल पार्ट नहीं है, ये परमानेंट पार्ट है। कह रहा द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल कुड बी डिस्पेंस विद इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई क्राइज और वेंजेंस। कह रहा है एक फेयर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ट्रायल, ट्रायल का मतलब आप जानते हैं ना किसी के ऊपर कोर्ट केस, लिटिगेशन। तो कह रहे एक फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल जो है ना उसको डिस्पेंस विद आप कर ही नहीं सकते, उससे आप अपना पल्ला झाड़ ही नहीं सकते, डिस्पोज ऑफ कर ही नहीं सकते। क्यों? करने के लिए इस काम को इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, संतुष्ट उन क्राइज को, उन शोरों को जो है वेंजेंस का, जो कि है रेट्रीब्यूशन का, जो कि है रिटेलिएशन का। तो कह रहा है ऐसा ट्रायल जो है ना उससे पल्ला आप नहीं झाड़ सकते, ताकि कुछ लोगों के गुस्से को आप शांत कर पाएं, जो लोग कह रहे हैं विकास दुबे को मार दो, इस चक्कर के अंदर आप जो है इस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते हो। समझ गए सेंटेंस को। वेंजेंस वर्ड देख लिया, वेंजेंस की स्पेलिंग देख लेना, GE होता है, GENCE नहीं होता ना। बहुत लोग वेंजेंस की स्पेलिंग में ए को मिस कर देते हैं। मतलब ऊपर मैंने आपको बताया था बदला, रेट्रीब्यूशन, रिटेलिएशन, किसी के साथ जो आप लेते हो ना, पे बैक। अच्छा, डिस्पेंस विद क्या होता है? फिक्स प्रपोजिशन है, डिस्पेंस के साथ विद आएगा, गेट रिड ऑफ या डिस्पोज ऑफ, है ना। डिस्पेंस विद, डिस्पोज ऑफ, गेट रिड ऑफ, किसी चीज से अपना पल्ला छुड़ाना है। कह रहे सोशल सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस बाय स्टेट एजेंट्स माइट हैव लीज्ड इनटू इंस्टीट्यूशंस दैट आर मैंडेटेड टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ। कह रहे जो सोशल सैंक्शन है ना, समाज को देख करके जो इजाज़त दी जा रही है इंस्टेंट जस्टिस की, फटाफट से न्याय की, और किसके द्वारा? बाय स्टेट एजेंट्स, स्टेट की एजेंसीज के द्वारा। कह रहे जो सोशल सैंक्शन है ना इंस्टेंट जस्टिस का, इसको हो सकता है लीच इनटू कर गया हो, ये रिस्क के अंदर बह गया हो उन इंस्टीट्यूशन के, उन सरकारी संस्थाओं के जो कि मैंडेटेड हैं, जिनको ऐसा हुक्म मिला हुआ है एनफोर्स करने का कानून के राज को। तो कह रहे समाज के डर के या समाज के दबाव में आकर के जो इंस्टेंट जस्टिस का सैंक्शन मिल रहा है सरकार की तरफ से लोगों के फेक एनकाउंटर का, ये जो है ना सैंक्शन धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं में भी घुसता आ जा रहा है ना। अच्छा, लीच इनटू देख लेना, जब आप रिस्क कोई चीज़ आपके अंदर आती है ना, किसी भी चीज़ के अंदर रिस्क जाती है तो वो लीच इनटू करती है, LEACH। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर when the Cyberabad police shot dead 4 people accused in case of gang rape and murder, people celebrated in the states। अब वही बता रहा है, कह रहे समाज का कैसा दबाव रहता है पुलिस वालों पे। पिछले साल क्या हुआ, जब साइबराबाद पुलिस ने शॉट डेड कर दिया, मार गिराया, किसको? 4 लोगों को जो कि अक्यूज थे केस के अंदर गैंग रेप और मर्डर के। लोगों ने सेलिब्रेट किया इस चीज़ को, स्ट्रीट्स के अंदर लोगों ने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रीट्स में पटाखे फोड़े। तो कह रहा पिछले साल भी ऐसा काम हुआ था, लोग बड़े खुश हुए थे उन चारों को जब गोली पड़ी थी। कह रहे द कोर्ट्स एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव आल्सो शोन अ लीनियंट अप्रोच इन सच केसेस। हमारी कोर्ट्स ने और NHRC ने, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, मानवाधिकार आयोग ने भी, इन दोनों ने भी दिखाया है। देखो 2 है ना तो हैव लगाया है, इन दोनों ने भी दिखाया है, शोन, हैव शोन, क्या भाई? एक लीनियंट अप्रोच को, एक ढीली ढाली अप्रोच को, किस काम में? इन सच केसेस में, ऐसे केसेस के अंदर। तो कह रहा है ऐसे केस में हमें मालूम होता है, कोर्ट को भी मालूम होता है, NHRC को भी मालूम होता है, फिर भी वो आगे नहीं आते, इस केस के अंदर कभी भी मांग नहीं करते जांच की, है ना। लीनियंट देख लेना, जो चीज़ स्ट्रिक्ट ना हो, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, वो होती है लीनियंट। इसलिए इसको आप टॉलरेंट भी बोल सकते हैं और कंप्लायंट भी बोल सकते हैं ना। टॉलरेंट मतलब सहिष्णु, जो आप जो है सहन कर पाएँ, और कंप्लायंट मतलब जो बिल्कुल कंप्लाई करे, जैसा आप बोलो वैसा कर जाए। Regarding the police on to deliver instant justice or even tolerating such behavior creates an atmosphere of impunity that could lead to murder of innocent people
एज हैपन विद कस्टोडियल डेथ्स इन तमिलनाडु। कह रहे गॉड करने का काम, लकड़ी से आगे डायरेक्ट करने का काम। गॉड करना मतलब किसी को डायरेक्ट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, भड़काना, स्टिमुलेट करना। कह रहे भड़काने का काम या दिशा निर्देश देने का काम, डायरेक्ट करने का काम पुलिस को। अच्छा किस चीज़ पे? गॉड के बाद ऑन लगा के बताते हैं अब वो चीज़ कौन सी है। गॉड ऑन टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस, फटाफट जस्टिस देने के लिए। कह रहा और यहाँ तक कि टॉलरेट करने का काम ऐसे बिहेवियर को। कह रहे ये जो दो काम है ना, गॉड करने का काम और टॉलरेट करने का काम, कह रहे ये क्रिएट करते हैं, और इन दोनों में से कोई भी काम हो वो क्रिएट करता है एक ऐसे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को जो है सजा से बिना डर का। इम्प्यूनिटी होता है गलत काम करने का, कोई डर आपको ना होना। तो कह रहा है ऐसे एक बिना डर के एनवायरनमेंट को, फ्रीडम के एनवायरनमेंट को ये करते हैं क्रिएट। और वो एनवायरनमेंट जो लीड कर सकता है मर्डर को, हत्याओं को, इनोसेंट लोगों की, जैसा कि हुआ कस्टोडियल डेथ्स में तमिलनाडु के अंदर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कह रहा है अगर आप इस तरह से पुलिस वालों को उकसाओगे और अगर उनके उकसाने के बाद, उनके ऐसा काम कर देने के बाद इसको टॉलरेट कर लोगे, तो यही पुलिस वाले जैसे तमिलनाडु में 2 बाप बेटा को मारा है ना, वैसे ये इनोसेंट लोगों को भी इसी तरीके से मार सकते हैं। इम्प्यूनिटी वर्ड को देख लेना, फ्रीडम फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको मैं बोल दूं कर जो करना है, जो कोई कुछ कहे तुझे तो मुझे बता देना, तो आपको मिल गई इम्प्यूनिटी। अब आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी शायद आपको मिल गई है ना। चलो आगे बढ़े, गॉड वर्ड को नोट कर लेना। कह रहा है सपोर्ट फॉर सच किलिंग्स बाय द पुलिस विल नॉट मेक अ सोसाइटी मोर जस्ट। सपोर्ट जो है ना ऐसी हत्याओं का पुलिस के द्वारा नहीं बनाएगा समाज को और ज़्यादा जस्ट, और ज़्यादा जो है समाज को बेहतरीन, है ना। जस्ट बिल्कुल भी ऑनेस्ट इस तरह का काम जो है समाज को नहीं बना सकता, पुलिस की किलिंग जो है नहीं बना सकती। मॉब जस्टिस इज नो जस्टिस एट ऑल। भीड़ का न्याय कोई भी न्याय नहीं है, भीड़ के न्याय को कभी भी न्याय ना खिलाया जाए। When law enforcers short circuit due process, the damage to state institutions is severe and long lasting। जब लॉ को इन्फोर्स करने वाले, जब कानून के रखवाले ही शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं ड्यू प्रोसेस का, जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाना है उसके अंदर, कोर्ट में ले जाते ही नहीं है, बाहर ही किलिंग कर देते हैं कानून के रखवाले ही। कह रहे जब ऐसा काम होता है ना, तो जो डैमेज है ना, जिसके बाद फिक्स प्रपोर्शन लगता है 2। कह रहे जो डैमेज है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी एजेंसियों को, बड़ी खराब है, सीवियर है और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे वक्त तक चलने वाली है। ऐसा नहीं है आज होकर के कल खत्म हो जाएगी। समझ गया आई थिंक। डैमेज, हार्मफुल, पेनफुल, इंजूरियस, सबके बाद में क्या लगता है 2 नाम का फिक्स प्रपोजिशन। कल ही मैंने आपको बताया था ना, तो डैमेज 4 नहीं, डैमेज 2। अच्छा लगा तो जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, एक शेयर देना वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, है ना। आपका प्यार, आपके शेयर्स, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मुझे इस चैनल को हमेशा हर रोज पूरे डेडिकेशन के साथ कंटेंट को ला करके जो ना चलाने में, कंटिन्यू रखने में मुझे मोटिवेट करते हैं। कीप मी मोटिवेटेड। ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए हर रोज अपने बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद बनाता रहूँ, है ना। कमेंट सेक्शन में डालना अपनी समरीज को फटाफट से, और साथ में रखना अपने क्विज के आंसर्स को। 2, 4, 6 घंटे मुझे दो, मैं आंसर्स को अपडेट कर दूंगा कमेंट्स के अंदर ही। साइनिंग आउट।